बाद बात करते हैं कि हम लोग कब से एटम एटम की बात कर रहे हैं, तो अब देख लेते हैं एटम क्या है। अब देख लेते हैं एटम क्या होता है। ठीक है, विजिबल है, हाँ। व्हाट आर एटम्स, ठीक है। तो एटम्स को हमने पढ़ा है डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट क्या होते हैं, यूनिट किसकी, मैटर की। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, इसको समझने के लिए आप एक तरीके से, एक ब्रिक वॉल है, इसको इमेजिन करिए आप, एक ब्रिक वॉल है। ठीक है ना, ये बहुत सारे ब्रिक से बनी हुई है। ठीक है, ये बहुत सारे ब्रिक से बनी हुई है। तो ये पूरी वॉल है, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ब्रिक से बनी हुई है। तो जो ये सिंगल यूनिट है, ठीक है, ये जो सिंगल ब्रिक है, इसको मैं एनालॉजी के हिसाब से एटम बोल रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि एक मैटर पूरा बना हुआ है, और ये पूरे वॉल को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैटर। ठीक है, तो मैटर के बारे में हमने देखा, मैटर क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं, आपके लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। मैटर आपके सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो वही अगर आपका एटम जुड़ जुड़ के, अगर उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है एटम के बीच में, तो वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड मैटर बन जाएगा। इंटरमीडिएट है तो वो लिक्विड मैटर बन जाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, तो वो गैशियस मैटर बन जाएगा। ठीक है, तो मैटर किससे बनता है, एटम से बनता है। ठीक है, तो एटम जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट, और सबसे सिंपलेस्ट बोल सकता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ठीक है, किसकी यूनिट है, मैटर की। हमने बायो में पढ़ा है, जैसे सेल होती है हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की, वैसे जो एटम है वो सबसे छोटी यूनिट है किसकी, मैटर की। सबसे छोटा यूनिट है मैटर। बहुत सारे सबसे छोटा यूनिट है एटम। बहुत सारे एटम मिलके आपका एक मैटर बनाते हैं। वो मैटर आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और आपका गैस हो सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन, उनमें फोर्सेस कितनी लग रही है। ठीक है, तो एटम का बेसिक आइडिया आपको हो गया। ये तो लेट 80s तक बात हो रही थी। उसके बाद फिर लेट 90s में साइंटिस्ट आए बहुत सारे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया और उन्होंने देखा कि जो एटम है, एटम भी सबसे छोटा नहीं है, एटम से भी छोटे होते हैं बहुत सारी चीज। एटम भी कुछ चीजों से बना हुआ है। ठीक है, अभी तक हमको लगता था एटम सबसे छोटा है, एटम जुड़ जुड़ के मैटर बनाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का एटम होगा, वो बहुत सारे ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 बनाएंगे, और मतलब वो ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। ठीक है, गैसियस, ठीक है, मैटर बना दिए। लेकिन फिर लेट 90s में हमको पता चला, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने, तो उनको पता चला एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम से भी छोटे होते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे हमको पता चला कि एटम सबसे छोटा नहीं, उस एटम भी कुछ चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें थी जिससे एटम बना हुआ है, तो वो थी आपकी, एटम 3 चीज़ों से बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ों से एटम बना था। फिर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किया तो हमें पता चला जो इलेक्ट्रॉन है ना आपका, वो चार्जेस होल्ड करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअल चार्ज, जो चार्ज की वैल्यू है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आपके चार्जेस होल्ड करता है, प्रोटॉन भी चार्ज होल्ड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होल्ड करता है, नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कोलम। चार्जेस के बारे में आप और डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, कैसा, इक्वल वैल्यू का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कोलम। उसके बाद जो न्यूट्रॉन है वो चार्ज होल्ड करता है 0 कोलम, न्यूट्रल होता है, एज अ नेम सजेस्ट, न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये चार्जेस होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन पॉजिटिव करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक एटम का। ठीक है, अब मैं एक एटम का एग्जांपल दे रहा हूँ। एटम को हम लोग लिखते कैसे, जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, गूगल में देखा होगा, अपनी बुक्स में देखा होगा, जो आप सोचते होगे कि क्या है भाई, ये छोड़ो इसको, है ना। तो अब उसको पढ़ने का समय आ गया है, क्लास 11th है।
तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कोई एटम ऐसे फॉर एग्जांपल एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई एटम का सिंबल है, ठीक है, सिंबल ही लिखे रहते हैं, एक्स लिखा हुआ है, पेन ये वाली, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसके ऊपर में एक नंबर लिखा रहता है, उसको मैं बोल देता हूँ ए, और नीचे तरफ भी एक नंबर लिखा रहता है, उसको मैं बोल देता हूँ जेड, ठीक है। ऊपर एक नंबर लिखा रहता है ए और नीचे एक नंबर लिखा रहता है जेड, ठीक है। तो जो ए होता है ना वो आपका मास नंबर होता है, मास नंबर होता है। इसको सब डिटेल में देखेंगे, अभी तो एकदम बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं क्या क्या है ये। और जेड जो होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ए आपका मास नंबर, जेड आपका एटॉमिक नंबर। तो आपने जो सबसे बेसिक एटम देखा होगा हाइड्रोजन का, उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लिखा होगा, एक उसका मास नंबर होता है और एक उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एक उसका मास नंबर होता है और एक उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब जितने भी आपने एटम देखे होंगे वो न्यूट्रल देखे होंगे आपने, ठीक है, न्यूट्रल देखे होंगे अभी तक आपने अपनी छोटी क्लासेस में जितने भी एटम देखे होंगे न्यूट्रल देखे होंगे, ठीक है। अब कोई एटम न्यूट्रल कब होगा? जब उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल हो जाए। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी जीरो चार्ज होल्ड करता है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, फॉर अ न्यूट्रल एटम बोल सकता हूँ मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो वो एटम जो हो जाएगा न्यूट्रल होगा, चार्जेस है ना, ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद साइंटिस्ट लोग को ना थोड़ा सा असकट आ रहा था कि बार बार ये चार्जेस की वैल्यू लिखने के लिए, तो उन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट लाया रिलेटिव का, ठीक है, रिलेटिव चार्ज का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया, रिलेटिव चार्ज का उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया। रिलेटिव क्या होता है? किसी भी चीज़ का रिलेटिव, फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, आप जो सामने हो मुझे नहीं पता, मेरा वेट मान लीजिए आप 50 केजीज है, और आप जो सामने बैठे हो जो वीडियो देख रहे हो आपका वेट है मान लीजिए 100 केजीज, और मेरा नाम अधियश है, और आपको मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे रिलेटिव में अपना वेट बताना है, तो आप कैसे बताओगे? ऐसे बोलोगे ना, 2 टाइम्स ऑफ अधियश वेट इज माई वेट। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, सिमिलर। हमने जो ये वैल्यू है इसको रेफरेंस माने, जैसे मेरा वेट जो था मैंने रेफरेंस माना, मेरे वेट से आपका वेट डिफाइन हो रहा था, या किसी का 150 केजीज होगा तो 3 टाइम्स ऑफ अधियश वेट ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। तो वैसे ही यही इसको हमने रेफरेंस वैल्यू मान लिया, तो इसको मैं बोल दिया 1, तो ये भी हो जाएगी 1, और ये माइनस है तो ये -1, ये प्लस है तो ये +1, और ये तो इसके रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगी। तो जो आप एटम्स के ऊपर कभी कभी देखते होगे ऐसा Na+ आपने देखा होगा, Cl- लिखा होगा, इसका मतलब यही है, ये माइनस चार्ज बता रहा है आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है उसके पास, ठीक है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन बता रहा है, प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है वो बता रहा है, ठीक है। प्रोटॉन निकलता नहीं है एटम से, उसके बारे में मैं आपको एक बार बताता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में, उसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। आपने बेसिक देखा होगा कि एटम क्या होता है, एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। उसके सराउंडिंग में डिस्टेंस में ऑर्बिट करता है, कौन ऑर्बिट करता है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है, ठीक है। तो जो एटम है ना, एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एकदम कंसंट्रेटेड होता है, ये इजीली निकलते नहीं है। इनको निकालने के लिए हमें रेडियो एक्टिविटी बहुत एनर्जी लगती है, उसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। बस बेसिक केमिस्ट्री में हमको तो इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या तो आपका निकलेगा, लूज होगा, या तो और ऐड होगा, ठीक है। लूज होगा या तो ऐड होगा, मैं बोल दूं ऐड को गेन होगा, ठीक है। अब आप खुद ही बताइए, अगर कोई एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होल्ड करता है? नेगेटिव चार्ज, और अगर वो लूज हो रहा है तो उस एटम के ऊपर नेगेटिविटी कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, और वो लूज हो गया, निकल गया, तो नेगेटिविटी कम हो गई, तो एटम कंपैरेटिवली कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, एटम पॉजिटिव बनेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो गेन हो रहा है, मतलब और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है, ठीक है, उस एटम में और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, तो उस एटम में नेगेटिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, तो वो एटम क्या होगा? नेगेटिव एटम हो जाएगा, ठीक है। तो वही एग्जांपल से समझ सकते हो,
यहाँ पे जो आपका सोडियम होगा, न्यूट्रल होगा पहले तो इनिशियल सोडियम, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा उसने, तो उसकी नेगेटिविटी कम हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आया एक तो +1 का, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, वो गया क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिविटी बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज आया क्लोरीन के ऊपर, और ये दोनों ने मिलकर आपस में एक बॉन्ड बना लिया NaCl कॉमन सॉल्ट, जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है कैसे एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है। इसके बारे में और डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे हम लोग। तो न्यूट्रल एटम के लिए हमको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन लूज होता है और गेन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे थोड़ा अच्छे से बना देता है, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे अगर एटम लूज इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उसको हम वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिविटी कम होगी, मतलब पॉजिटिव एटम बनेगा वो, ठीक है। उनको हम लोग बोलते हैं कैटायंस बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। मतलब ये सोडियम का क्या है, कैटायन, पॉजिटिव स्पीशीज सोडियम का कैटायन। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है मतलब वो नेगेटिव बनेगा, और है ना, नेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव एटम बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनायन, ठीक है। एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका लूज होता है या तो गेन होता है। लूज होगा तो नेगेटिविटी कम होगी तो वो पॉजिटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो नेगेटिव बनेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं एनायन, और पॉजिटिव वाले को कैटायन, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मासेस के बारे में इनके, ठीक है, इनके मासेस के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, कौन कौन से एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जिससे एटम बना होता है। सब एटॉमिक, एटम से भी छोटा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये कितना चार्ज होल्ड करता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कोलम्ब। ये कितना होल्ड करता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कोलम्ब। ये कितना होल्ड करता है, 0। इसके बाद हमने रिलेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट देखा था। ये तो एक्चुअल चार्ज हो गया, इसको हम लोग एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है चार्जेस की, कितना एक्चुअल में चार्ज होल्ड करता है। उसके बाद रिलेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट लाया हमने। रिलेटिव मतलब इस वैल्यू को हमने 1 मान लिया, तो इसके रिलेटिव में ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमें कोई भी एटम का मास निकालना है, कोई भी एटम का अगर मास निकालना है तो एटम जिससे बना है उसका मास को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो एटम का मास आ जाएगा। हाँ, आना चाहिए। तो एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का अगर कुछ मास होगा, क्यों होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कुछ एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कुछ उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसका कुछ मास होगा, तभी उसको मैटर बोलोगे। मैटर की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, प्रोटॉन का कुछ होगा, न्यूट्रॉन का कुछ होगा। तो इन तीनों के अगर मास को मैं सम कर दूँ तो क्या वो एटम का मास हो जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो हम इन तीनों के मैं मासेस की वैल्यू लिखता हूँ, और आपको इनके मासेस की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे हमने चार्जेस का एक्चुअल वैल्यू लिखा, अब मैं पहले एक बार मास का एक्चुअल वैल्यू लिखता हूँ। एब्सोल्यूट मास यहाँ पे लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs, -31 kgs। इतना कम मास होता है क्या? हाँ भैया, इतना कम होता है। प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 ऑफ kgs। न्यूट्रॉन का हल्का सा ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के, ठीक है, जिसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल मान लूँ, -27 ऑफ kgs, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट मास। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हूँ मैं, ठीक है, अच्छा सा बाल बना दे रहा हूँ मैं अपना, ठीक है, ठीक है। ये हूँ मैं, डॉक्टर अडियश, ठीक है, डॉक्टर अडियश। मेरा वेट है 50 kgs, है ना, मेरा वेट है 50 kgs। और मेरे पास 2 वॉलेंटियर है। मेरे सामने वाले एक पर्सन है, उनका वेट है मेरे जितना ही है, ठीक है, उनका वेट है मेरे जितना ही है, ठीक है, एक्स मान लेता हूँ उनको, उनका भी वेट है 50 kgs, ठीक है। और मेरे सामने एक और पर्सन है, वो थोड़े मोटे हैं, ठीक है, सही लग रहा है, मोटा, उनको मैं बोल देता हूँ वाई। उनका वेट है 150 kgs,
ठीक है। और मेरे सामने एक और है मेरे से पतला है बहुत, ठीक है, एकदम कमज़ोर सा लाचार सा बना दे रहा हूँ इसको मैं, पतला है, ठीक है, इसको मैं Z बोल दे रहा हूँ। इनका वेट मैं बोल रहा हूँ कम है मेरे से 25 kg। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू हो गया, एक्चुअल मास हो गया इनका जो है, ठीक है। अब हम लोग वैसे ही ये बार बार लिखने में दिक्कत हो रहा था, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लाए, रिलेटिव मास का, रिलेटिव मास का, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने क्या किया, फॉर एग्जांपल अब एक बार इसको देखते एग्जांपल को। मेरे को आपने रेफरेंस मान लिया 50 kg, डॉक्टर हृदयेश इज अ रेफरेंस। तो एक्स का वेट क्या हो जाएगा, मेरे को 50 kg डॉक्टर हृदयेश को, डॉक्टर यूनिट मैंने बोल दिया, मेरी यूनिट होगी डॉक्टर, वन डॉक्टर की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, वन डॉक्टर की वैल्यू है 50। तो एक्स का वेट क्या हो जाएगा, वन डॉक्टर, वाई का क्या हो जाएगा 5 3 15, 3 डॉक्टर, यही होगा। इनका वेट क्या हो जाएगा, हाफ डॉक्टर, है ना, वन डॉक्टर कितना है 50 kg, तो हाफ डॉक्टर होगा ये 25 kg से। तो वही कॉन्सेप्ट लगा के हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगा के हमने यहाँ पे सॉल्व किया। हमने रेफरेंस मान लिया किसको, ये जो प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इसको हमने 1 मान लिया, ठीक है, 1 AMU, जैसे मेरा आपने डॉक्टर डिफाइन किया था यूनिट, उसको हमने 1 AMU बोल दिया। तो न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, ये 1 डॉक्टर, इनका भी वेट बराबर है, ये भी 1 डॉक्टर, न्यूट्रॉन का वेट बराबर मान लिया हमने, तो ये भी 1 AMU हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे होगे -27 और -31 में, -31 नेगेटिव में जा रही है और वैल्यू, तो ये और छोटी वैल्यू है, तो मतलब 50 किलो से भी कम है ये, 25 किलो में, तो वैल्यू डिवाइड में आएगी। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे डिवाइड करके, तो ये आती है 1/1837 AMU। मतलब अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो 1837 टाइम्स कम होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक आपने फॉर एग्जांपल आपने कुछ मान लिया, क्या क्या मानोगे आप भाई, आपने मान लिया एक एंट है ना, उसका है 1 ग्राम अगर वेट है, और एक एलिफेंट होगा, है ना, एक एंट है उसका 1 ग्राम वेट है और एक एलिफेंट होगा, अगर ये वाला मास आप मानते हो, तो एलिफेंट का मास होगा 1837 टाइम्स, ठीक है, 1837 टाइम्स मास होगा, ठीक है, किसका 1837 ग्राम किसका मास होगा, एलिफेंट का, ठीक है। 1 ग्राम हाइपोथेटिकल है, 1800 ग्राम का थोड़ी होता है खाती, वो तो क्विंटल्स में होता है। एक एंट का मास है आपका 1 ग्राम और एक एलिफेंट का है 1837 ग्राम्स, ठीक है, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ आपको। अब अगर आप इनको वेइंग मशीन में चढ़ाओगे, ये वेइंग मशीन में रीडिंग कितना देगी आपको, आपने यहाँ पे एंट प्लस एलिफेंट को चढ़ा दिया, तो कितना रीडिंग देगी, वेइंग मशीन है वो 1 ग्राम कंपेयर टू दिस वन इज वेरी लेस, तो वो वेइंग मशीन जो होगी वो आपका इसको नेग्लेक्ट कर देगी, और ये आपको रीडिंग देगी 1837 ही देगी, ठीक है, मतलब उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया 1 ग्राम को। वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना बहुत कम है, 1837 टाइम्स कम है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट्स वाई हम लोग जब मास निकालेंगे, तो हमने बोला था किसी भी एटम का मास, मास ऑफ एटम क्या बोलेंगे हम लोग, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल का मास, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन तीनों के मास को सम करते तो हम लोग का एटम का मास आता। पर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो इतना कम होता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसको हम लोग 0 मान देते हैं। तो मास ऑफ एक एटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा एक एटम का मास, ठीक है। और 1 AMU हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे 1 AMU हमने मास ऑफ प्रोटॉन बोला, 1 AMU हमने डिफाइन किया क्या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास की यूनिट, ठीक है, इसको हमने डिफाइन किया, जैसे यहाँ पे डॉक्टर डिफाइन किया था वैसे, ठीक है। अब सबसे बेसिक वाला आइटम लेते हैं हाइड्रोजन। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखा रहता है और ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब जो ए है वो है आपका मास नंबर, ठीक है। मास नंबर हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं उसमें। और एटॉमिक नंबर नीचे वाला वो हमको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं कोई एटम पे।
तो प्रोटॉन्स तो कितने हैं, 1 है, ठीक है। अब मास नंबर टोटल 1 है, तो प्रोटॉन तो एक होना ही चाहिए, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये 0 है इसमें, ठीक है। न्यूट्रॉन आपका एक भी नहीं है, खाली आपका प्रोटॉन है प्रेजेंट है इसमें आपका, ठीक है, आपका प्रोटॉन प्रेजेंट है। और ये एटम न्यूट्रल है, तो एक प्रोटॉन और एक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक न्यूट्रल एटम के लिए। तो एक प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो भी एक होगा। क्लियर है। तो अगर हम लोग को हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए हमें उसमें क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो 0 है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे। अब जो कि हमने इलेक्ट्रॉन के मास को 0 मान लिया है, बिकॉज वो बहुत कम होता है, हमने देखा यहाँ पे। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन करने से आपका हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। अब न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो उसका मास भी 0 हो जाएगा, है ना, न्यूट्रॉन तो 0 है। तो प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, और एक प्रोटॉन का मास हमने क्या डिफाइन किया है, 1 AMU, 1 AMU। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन का मास हो गया 1 AMU, ठीक है, हाइड्रोजन का मास हो गया 1 AMU। क्लियर, वो ऐसे मास निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बना दूँ मास निकालने का, तो आप कैसे निकालोगे, किसी भी एटम का मास ऑफ एटम, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है, मल्टीप्लाई बाय एक प्रोटॉन का मास करोगे, एक प्रोटॉन का मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये करोगे। तो अब जो कि हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 मान लिया है, तो ये टर्म 0 हो गया। तो आपको जस्ट क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन करोगे। अब आपने देखा है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपने इक्वल माना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को इक्वल माना है। तो अगर मैं इसको कॉमन निकालूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन को ही तो हमने डिफाइन किया था, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1 AMU। तो यहाँ पे मैं AMU लिख सकता हूँ। तो कोई भी एटम का मास निकालना है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो दिया होगा आपको ऊपर में, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बताता है, उसके आगे आपको बस AMU लगाना है, तो वो आपका मास हो जाएगा। और इसको हमने डिफाइन किया, मास नंबर बोला हमने इसको, ठीक है, इसको हमने बोला मास नंबर। मास नंबर के आगे AMU लगा दो तो मास आ जाएगा उसका, ठीक है, मास नंबर के आगे AMU लगा दो तो उसका मास आ जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास का कैलकुलेशन सीख गए। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिएगा, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कार्बन, इसका देखा होगा आपने 12 लिखा रहता है और 6 लिखा रहता है, 12 लिखा रहता है और 6 लिखा रहता है। तो इसमें इसका ए क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। 12 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। 6 क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये क्या बताता है, 6 आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे, 12 माइनस 6 करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। तो ये कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और ये कार्बन न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या आ जाएगा, 6। तो तीनों ही 6 है, ठीक है। अब हम लोग इसका मास निकालेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका क्या था, हमने डिराइव किया था, मास नंबर के आगे AMU लगा दो, तो 12 AMU, ये इसका हो जाएगा मास। 12 इसका मास नंबर है, उसके आगे AMU लगा दो, तो एक कार्बन एटम का ये मास होता है, ठीक है, एक कार्बन एटम का ये मास हो जाता है, ठीक है। अगर इसको फॉर्मूला करके करोगे तो ये देखो, जैसा हम लोग नंबर प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 6 प्रोटॉन है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन करते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है ना, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन करते, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करते। कोई भी एटम का मास उसके सब एटॉमिक पार्टिकल का मास का सम कर दो। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास 0 होता है, नियर टू 0 मानते हैं ना हम लोग, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल होता है ना।
तो उसको कॉमन निकाले तो 6 + 6 ये 12 हो जाएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है, इसी को हम लोग AMU डिफाइन किए थे, मास ऑफ प्रोटॉन। तो 12 AMU यहाँ से आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो किसी भी एटम का मास निकालना है तो उसके ऊपर वाला जो रहता है वो उसका मास नंबर होता है, उसके आगे AMU लगा दो। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ये 12 AMU जो बता रहे हो ये कौन सा मास है, रिलेटिव मास है। तो इसको हम लोग रिलेटिव किसका, एटम का मास है ना, एटॉमिक मास बोलते हैं। क्यों रिलेटिव, बिकॉज देखिए एक्चुअल मास जो है इसका, इसको करते तो एक्चुअल मास आता, लेकिन हमने इस वैल्यू को रिलेटिव, इसको 1 मान लिया, अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफाइन किया। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेटिव मास बता रहे हैं। अगर आपको एक्चुअल मास निकालना है तो AMU को खोल के डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो अगर आपको एक्चुअल मास निकालना है तो 12 इंटू AMU की वैल्यू क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻27 ऑफ kgs। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या होगा आपका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, है ना, या एक्चुअल एटॉमिक मास, जो उसका एक्चुअल मास है। ये तो डिफाइंड वैल्यू है ना AMU। क्लियर हुआ। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, सेकेंड एटम है नाइट्रोजन। ठीक है, इसका 14 होता है और 7 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नीचे वाला बताएगा 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो 14 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, तो 14 - 7 इज 7। और न्यूट्रल है ये, कोई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। ये निकाल लिया आपने। अब इसका मास क्या हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूँ रिलेटिव एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन में हम लोग रिलेटिव मास ही कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 14, उसके आगे AMU लगा दो। एक्चुअल निकालनी है आपको, एक्चुअल एटॉमिक मास या एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, तो 14 को खोल दो, 1.67 इंटू 10⁻27 ऑफ kgs कर दो, तो यहाँ से आपका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी मास की। क्लियर हुआ। अब अगर मैं एक आपको स्पीशीज दूँ N3-, ठीक है, अब आप मुझे इसका ये सब चीज़ें बताइए, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मुझे ये सब चीज़ें बताइए, तो आप किसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये है तो नाइट्रोजन ही, ठीक है, उसमें 3- है, मतलब 3 नेगेटिविटी बढ़ गई, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन चेंज नहीं होते, न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते, प्रोटॉन 7 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन 14 - 7 7 ही रहेंगे। अगर ये न्यूट्रल होता, मान लीजिए, इसको देखने का ऐसा तरीका है कि अगर ये न्यूट्रल होता, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव हटा दो एक बार, तो इसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख के इसको 7 करते। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने 7 किया, पर अब इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। 3 नेगेटिव चार्ज मतलब इसने इलेक्ट्रॉन खाया है, गेन किया है, मतलब नेगेटिविटी बढ़ी है, तो इसमें +3 कर दो, तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या इसका मास चेंज होगा, देखिए चलो लॉन्ग फार्मूले से देखते हैं। अगर हम इसका मास निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। पर ये वैल्यू बढ़ी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, लेकिन आपका मास वैल्यू तो आप 0 ही मानते हो, तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 हो गई पूरी। तो मास नंबर में आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, उसमें वो मैटर नहीं करता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, तो मास नंबर इसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 14 AMU, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है, ये कौन सा मास है, ये है आपका राम। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, उसके बाद अगर एक्चुअल निकालना है तो 1.67 इंटू 10⁻27 ऑफ kgs, ये क्या है, आम। ठीक है, मैंगो, वो वाला नहीं, एक्चुअल एटॉमिक मास वाला आम है। ठीक है, तो 2 एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि एक एटम का मास कैसे निकालना है। तो उसका जो मास नंबर होता है उसके आगे AMU लगा दो, वो आपका रिलेटिव मास होगा, उसको आप खोल दोगे, मतलब इससे मल्टीप्लाई करोगे AMU को खोल के, तो आपका एब्सोल्यूट या एक्चुअल एटॉमिक मास बोल सकते हो उसको आप। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मास को कैलकुलेट करते हैं एक एटम का। क्लियर हुआ, है ना। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब एक और क्लासिफाई करते हैं हम लोग AMU को। ठीक है, एक तो हम लोग प्रोटॉन के मास को हम लोग डिफाइन किए 1 AMU,
अब एक और तरीके से इसको डिफाइन करते हैं 1 AMU को, है ना। जो कार्बन 12 है उसका मास आपने निकाला 12 AMU, ठीक है, 12 AMU, ठीक है, 12 AMU। अब 1 AMU को हम लोग डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन 12 का मास है 12 AMU, तो इसको एक बार ऐसा स्केल लाइन देखो, ठीक है, इसको हम 12 हिस्से कर दो अलग अलग, ठीक है, इक्वल हिस्से कर दो 12 टू, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हिस्से कर दिए इसके आपने। तो हर हिस्से का मास क्या हो जाएगा 1 AMU, ठीक है, 1 AMU 1 AMU ऐसे करके 12 हिस्से सम करके 12 AMU हुआ, ऐसे डिफाइन किया हमने इसको। तो मास ऑफ कार्बन, मास 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, 1/12। कार्बन जो 12 एटम है, मतलब कार्बन और भी स्पीशीज में मिलता है, कार्बन ऐसा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जिसका मास 14 हो, कार्बन 18 वाले फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जिसका मास 18 एटमॉस्फेयर में, लेकिन जनरली ये वाला मिलता है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको 1 AMU को इसके बेस पर डिफाइन किया, इसलिए आपको बोला है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, कार्बन 12 एटम के बेस पे हमने इसको डिफाइन किया है। तो 1/12 मास क्या होगा कार्बन 12 एटम का, 1/12 का, और मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम का मास 12 AMU, तो ये कट गया, तो 1 AMU यहाँ से डिफाइन हो गया, 1 AMU इक्वल टू 1 AMU। तो 1 AMU को हमने बेस्ड ऑन कार्बन 12 एटम भी डिफाइन किया है, ठीक है, बेस्ड ऑन कार्बन 12 एटम भी डिफाइन किया है। इसको आप ऐसे इमेजिन करना, तो आप इसको कार्बन 12 एटम मान लो पूरे, उसको 12 हिस्से कर दो, तो हर हिस्से का मास होगा 1 AMU, ठीक है। तो वही हमने डिफाइन किया 1 AMU को ऐसे, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन है ये।